नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हमेशा की तरह इस सवाल जवाब के एपिसोड में भी होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। ये सौदागर का 76वां एपिसोड है और इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, अपने जानने वालों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके, उनका ज्ञानवर्धन हो सके। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। आरती माहिका जी हैं, इनका सवाल है। इन्होंने दो सवाल पूछे, पहले सवाल को ले लेते हैं पहले। सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ बिल्डर गेट ओसी नाउ डेज? वी आर गेटिंग बिल्डिंग कोलैप्स न्यूज लाइक गुड़गांव एंड पुणे अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स्ड। इट्स वेरी स्कैरी टू लिव इन एनी बिल्डिंग। हाउ वी कैन फाइंड बिल्डिंग इज गुड टू लिव? देखिए, पहली चीज़ आरती जी, जब भी हम लोग प्रॉपर्टी परचेजिंग पूरे प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज़ को एम्फेसिस करते हैं कि बिल्डर की लेगेसी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए हुए हैं। अगर उन्होंने डिलीवर किया है तो प्रोजेक्ट क्या टाइम पे डिलीवर हुए हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की क्या फीडबैक हैं, या बाहर से देखने में भी उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता चलती है। क्या कभी किसी प्रोजेक्ट पे जो इन्होंने पीछे डिलीवर किया है कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई है? और इसके साथ साथ, क्योंकि आज के समय पे लगातार जो है कंस्ट्रक्शन जो एक तरीके से इवॉल्व हो रहा है, नए नए मैकेनिज्म आ रहे हैं, तो कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी उस बिल्डिंग के, उस बिल्डर के कंस्ट्रक्शन को कर रही है, ये भी समझें। तमाम जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पीएमसी होती हैं यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो वो पूरा मैनेज कौन कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करिए। गूगल में पढ़िए, उनके रिव्यूज़ को देखिए और उन्होंने और कौन से कंप्लीटेड प्रोजेक्ट उस रीजन में किए हुए हैं, उस सिटी में किए हुए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग पहले ही चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। अगर मान लीजिए कोई नया डेवलपर है, उसकी लेगेसी नहीं मिल पा रही है और जो वहाँ पर पीएमसी हैंडल कर पा रहे हैं या कर रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में ना जाना ही बेहतर है। जो लगातार टाइम पे और अच्छे कंस्ट्रक्शन डिलीवर कर रहे हैं उन्हीं पे विश्वास रखना जरूरी है। और कहीं भी देखिए, ये समस्याएं तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब कहीं पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कहीं पे ऐसा होता है कि सैंक्शनिंग पूरी नहीं आई, उसके ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जैसे पीछे बालेवाड़ी का जो एक तरीके से स्लैब गिरा था, जिसमें प्राइड और पर्पल का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी यही चीज़ खबरें आई थी। ग्रैंडियोर शायद उस प्रोजेक्ट का नाम था। तो उसमें क्या था, सैंक्शनिंग शायद जो ऊपर के 2-3 फ्लोर हैं उनकी नहीं आई थी, पर वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चालू थे। उस समय रेरा नहीं था और वहीं पे जो है मिसहैपनिंग हुई, काफ़ी लोग वहाँ पे जो है स्लैब गिरने से मरे भी। उसके बाद भी तमाम जो है प्रोजेक्ट पे ये खबरें आईं। अभी रिसेंटली ही आपने देखा अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, ब्लू ग्रास का ही पूरा कॉमर्शियल जो एक तरीके से बिल्डिंग थी, वहाँ पे भी सेम मिसहैपनिंग हुई, जिसके बेसमेंट के स्लैब बनाने में ये जो है एक तरीके से मिसहैपनिंग हुई थी। पर यहाँ पे जो देखिए, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब थी। कई बार जो है गाइडलाइंस की अनदेखी की जाती है। कई बार अगर आप मान लीजिए दिन और रात दोनों शिफ्ट में अगर आप काम कर रहे हैं और मान लीजिए जो लेबर दिन में काम किया उसी में से कुछ परसेंटेज ऑफ लेबर जो है रात में भी काम कर रहे हैं, यानी कि ओवर टाइम कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक्सर्शन होता है, थकान होती है, उसमें भी गलतियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उसमें भी गलतियों के होने के चांसेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब है इसलिए हो रहा है। हाँ, गुड़गांव में जो आपने एक तरीके से एग्जांपल दिया है उसमें बिल्कुल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कही जा सकती है, क्योंकि बिल्डिंग तैयार थी, उसमें कुछ रिपेयर का वर्क था, ऊपर के फ्लोर्स में किए जा रहे थे और वहाँ पर स्लैब गिरा, उसके चलते नीचे भी स्लैब सारे एक करके एक गिरते चले गए, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्लैब गिर रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन में जिसकी कास्टिंग ही नहीं हो रही, तो उसमें क्वालिटी को नहीं, लेकिन वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसे समझना जरूरी है। इसलिए उनके लेगेसी को जरूर समझिए और उसके बाद भी खरीदने का निर्णय लीजिए, चाहे वो रीसेल हो या फिर नई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो। अगला सवाल आपका है, आई हैव क्वेरी अबाउट माइवन कंस्ट्रक्शन, नो ब्रिक वर्क, टूडेज टाइम ऑल हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन सेम, इज दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ टू लिव? यू ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस बट वांट ए क्विक रिव्यू। देखिए आरती जी, पहली चीज, जब कुछ नया कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म आता है तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जहां तक बात टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन की है, पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन की है, जिसमें आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट यूज किया जाता है, इसी वजह से उसे आरसीसी कहते हैं, यानी कि उसमें कोई ब्रिक वर्क नहीं होता, एक साथ जो है कास्टिंग तैयार की जाती है एल्यूमिनियम की और फिर उसमें सीधा जो है कंक्रीट जो है पौर कर दिया जाता है, जिससे कि एक बार ही फर्मा तैयार होता है और उसके बाद आपका जैसे ही फर्मा हटाएंगे वो चीज़ें आपको तैयार मिलेंगी।
इसीलिए इसको एलुफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि सीट जो यूज होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, तो एलुफॉर्म स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है। अब आप समझिए, अगर लगातार उसमें स्टील और लगातार कंक्रीट यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, क्रैक्स कम दिखेंगे, अनइवन वॉल कम दिखेगा, क्योंकि जब कॉलम और बिम बनाए जाते हैं तो उसकी विड्थ और जो एक तरीके से थिकनेस वो ज़्यादा होती है, और जो आपका ब्रिक वर्क किया जाता है उसकी थिकनेस कम होती है, इस वजह से आपको बीच में खटकी भी आता है, यानी कि जो है प्लेन वॉल आपको देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे भी कारपेट वेस्टेज आता है, और जब आप फर्नीचर वर्क करने आते हैं उसमें भी। तो ये एक तरीके से इंप्रूव हो गया अगर आप एलुफॉर्म मैकेनिज्म में कहिए, आरसीसी मैकेनिज्म में। लेकिन अब इसकी खामियां क्या हैं, इसमें अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। छोटे मोटे क्या होता था पहले, मान लीजिए किसी का किचन में वॉल है और वो किचन और डाइनिंग के बीच में वॉल नहीं चाहते हैं, ओपन किचन चाहते हैं डाइनिंग के साथ, तो उस वॉल को रिमूव कर सकते थे, क्योंकि वो कोई लोड वियरिंग वॉल नहीं होती थी। जो पूरा बिल्डिंग का लोड था वो कॉलम और बिम पे डिवाइडेड होता था, बीच के वॉल जो थे वो सिर्फ बाइफर्केशन के लिए यूज किए जाते थे, तो उसे हटाया जा सकता था। लेकिन अब जो नया मैकेनिज्म है, माइवन जिसे आप नाम दे रही हैं, एलुफॉर्म है, टनल फॉर्म है, इसमें उस चीज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते। एक, अब आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें स्टील यूज हो रहा है, तो जो आउटर वॉल है उस पर जो धूप लगेगी, तो आपको भी पता है कि स्टील जो है वो एक तरीके से बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो अगर दीवार गर्म हो रही है तो वो जो आपका गर्म है वो सीधे सीधे अंदर भी आने के चांसेस, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए एक्रिलिक पेंट और तमाम इस तरह के रिफ्लेक्टिंग पेंट आजकल यूज हो रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम सनलाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए और वो अंदर का जो पूरा आपका स्टील है वो ज़्यादा गर्म ना होने पाए, क्योंकि सुचालक, हिंदी में कहते हैं सुचालक, कंडक्ट हो जाएगी वो हीट अंदर तो गर्मी बढ़ेगी। यही चीज़ ठंड के केस में भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ आउटर वॉल पे होती है। इसीलिए जब कोई प्रीमियम बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी तो उस पर एल्यूमिनियम की सील्डिंग की जाती है, एसीसी ब्लॉक करके बोला जाता है। तो उसके सील्डिंग करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, जो हीट आपकी आई वहाँ से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अगर ये गर्म भी हुआ सीट बाहर का, जो एल्यूमिनियम का अमूमन होता है, तो इसके बीच और आरसीसी कंक्रीट का जो ये स्ट्रक्चर है इसके बीच में गैप होता है, वहाँ पे एयर एक तरीके से पैकेट बन जाता है। तो एयर है, अगर वहाँ पे गैप है तो वहाँ से वो हीट कंडक्ट नहीं हो सकती है, तो जो आउटर वॉल है वो गर्म नहीं होता और अंदर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। यहाँ तक भी देखने में आया है, अगर बाहर ये एल्यूमिनियम की सील्डिंग दी जा रही हैं तो अंदर जो है टेम्परेचर कम ही रहता है बाकी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के मुकाबले। तो ये दो चीज़ें मेन हुई, लेकिन इसमें जो आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ समय कम लगता है, क्योंकि जब आप आरसीसी स्ट्रक्चर में जब आप जो है एक तरीके से बिम और कॉलम में जाते हैं तो आप एक बार पहले स्ट्रक्चर स्लैब कास्ट होता है, फिर ब्रिक वर्क होता है, फिर प्लास्टरिंग होता है, फिर उस पर पीओपी, जिप्सम, पेंट और तमाम टाइलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या फ़ायदा, एक बार में आपका जो है ब्रिक वर्क का भी काम हो गया, स्लैब भी पड़ गया, सीधा वहाँ पे टाइलिंग या पीओपी और उसके साथ पेंट का काम किया जा सकता है। इसमें समय भी बिल्डर का बचता है, और हाई राइज होने के नाते वहाँ पे एलुफॉर्म मैकेनिज्म कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ब्रिक वर्क में आप इतने हाई राइज पे काम नहीं कर सकते। जैसा जो नया डीसी रूल आया है उसके हिसाब से एफएसआई बढ़ चुकी हैं, और एफएसआई बढ़ चुकी हैं तो आपको 30 माले की, 40 माले की, आने वाले समय में 50 माले की बिल्डिंग एक तरीके से न्यू नॉर्म हो जाएगा, आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ अल्ट्रेशन के हिसाब से खरीदना है तो हमारी सलाह रहेगी कि आप अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, एलुफॉर्म देख रहे हैं, टनल फॉर्म में देख रहे हैं, तो अगर आप उसके लेआउट से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं तो ही आप उसमें एंटर करिए, क्योंकि बाद में उसमें कुछ आप अल्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसके वॉल की थिकनेस कम होती है तो आपका जो बिल्टअप टू कारपेट का रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि आपको यूजेबल स्पेस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज के समय पे रेरा कारपेट में, जैसा हमने तमाम वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, जो आपका इंटरनल वॉल है वो भी कारपेट का पार्ट है। आगे चलते हैं, विशाल वकाड़े जी हैं, इनका सवाल है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना जरूरी है क्या सर? मेरे होम लोन का डिसबर्समेंट चालू होकर 8 महीने हो गया है, अभी तक मैंने नोटिस ऑफ इंटीमेशन नहीं किया, तो क्या करें? देखिए, इसका जवाब हमने सवाल जवाब एपिसोड 65 में दिया हुआ है, उसे आई बटन पे चला देते हैं। उसमें डिटेल में इसके बारे में चर्चा हुई कि लोन लेने के पहले क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि 8 महीने, क्योंकि एक अलग तरह का केस है आपका, आपने लोन डिसबर्स करा लिया है और वो डिसबर्स हुए 8 महीने बीत चुके हैं और लगातार आपका लोन चालू है और ईएमआई भी आप भर रहे होंगे, तो देखिए इसमें अगर आपके ऊपर बैंक प्रेशर बना रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि करना तो ये कंपलसरी है तो कर लेना चाहिए। अगर बैंक प्रेशर नहीं बना रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, डिसबर्समेंट हो रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसका एक खर्चा भी है नोटिस ऑफ इंटीमेशन के लिए, कुछ 0.1 या 0.2% उसके ऊपर से कुछ तमाम जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगते हैं, जो भी एजेंसी उसे करती है। तो अगर बिल्डर
या फिर बैंक आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि एनओआई आपको करना होगा, नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना होगा कि आपने लोन लिया है तो करना चाहिए। वैसे ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर यूनिट पे जो आपने लिया हुआ है नोटिस ऑफ इंटीमेशन, यानी कि उसका एक जो पोर्टल है वहाँ पे ये दिखा दिया जाता है कि भाई इस फ्लैट के अगेंस्ट ऑलरेडी जो है लोन दिया जा चुका है। अगर वहाँ पे लोन दिया जा चुका है तो उस पर दूसरा लोन नहीं हो सकता है या उस पर फर्जीवाड़ा होने के चांसेस कम होते हैं। इसका फायदा बैंक को भी मिलता है। बैंक अपनी तरफ से एनओआई इसलिए कराना चाहती है कि डेवलपर कहीं एक एक प्रॉपर्टी को दो लोगों को ना बेच दे या फिर दो जो है उस पर लोन ना हो जाए, क्योंकि जब लोन करने जाएंगे तो चेक कैसे करेंगे कि इस पर लोन हुआ है कि नहीं। तो एनओआई का यही मेन मुद्दा होता है। बाकी आप जो है जो मैंने आपको बताया आई बटन पे वहाँ प्रेस करके डिटेल में इसे समझ लीजिए। मंजू जी हैं, इनका सवाल है, इज इट गुड टू होल्ड द प्रॉपर्टी इन कल्पतरू जेड रेजिडेंसी? We got possession very late, so was bit double mind about holding. Thanks for your video. देखिए मंजू जी, काफ़ी लोगों की जो है कमेंट आए हुए थे पीछे वीडियोस में कि कल्पतरू जेड का पोजीशन लगातार डिले हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पहले लोगों ने इन्वेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट किया था क्योंकि बड़े फ्लैट थे, कारपेट जो है अच्छा खासा था और एक तरीके से लोकेशन भी अच्छा था, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस आया। कल्पतरू का नाम भी पुराना था तो लोगों ने खुल के इन्वेस्ट किए। बॉम्बे के काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा था उन्होंने भी इन्वेस्ट किया एक समय पहले, यानी कि 4-5-6 साल पहले से लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना चालू किया। अब तमाम कारणों की वजह से फंड क्रंच कह लीजिए या तमाम चीज़ों की वजह से वो पोजीशन डिले हुआ। लेकिन अभी हमारी सलाह ये नहीं रहेगी कि आप इसे तुरंत एग्जिट करिए। देखिए जो पेनफुल टाइम था वो ऑलरेडी निकल चुका है। जो पैसा आपने दिया था या जो लोन आपने लिया था उस पर ईएमआई जो आपने एक्स्ट्रा दी क्योंकि पोजीशन डिले हुआ, अब वो सब चीज़ें वो फेज निकल चुका है। अभी इसे होल्ड करने में इसलिए भलाई है क्योंकि अब एक तरीके से मार्केट में ट्रेंड चल चुका है छोटे फ्लैट का कि कैसे उसी बजट में नई प्रॉपर्टी लोगों को पकड़ा दी जाए। इसके चलते चाहे 1 BHK हो, चाहे 2 BHK हो, चाहे 3 BHK, क्योंकि जो डोमिनेंट सेगमेंट है वो 2 और 3 BHK है, उसमें ड्रेस्टिकली जो आपका कारपेट एरिया है वो ड्रॉप हुआ है। यहां तक कि इंटरनल वॉल जब आपका इंक्लूड हो रहा है तो उसमें आपका कारपेट बढ़ रहा है। यानी कि पहले जो 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता था उसमें वॉल जो है इंक्लूडेड नहीं होते थे कारपेट में, तो आज अगर आप 700 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसमें वॉल इंक्लूडेड है। यानी कि ग्रॉस कारपेट की आप बात करेंगे पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से तो 650-660 स्क्वायर फीट ही उसका कारपेट निकलेगा। इस हिसाब से भी अगर आज की डेट में इतने छोटे फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके फ्लैट यानी कि जो कल्पतरू जेड में जो फ्लैट दिए गए हैं अमूमन आसपास में जितने भी वहां पे प्रोजेक्ट मौजूद हैं उनसे काफ़ी अच्छा कारपेट एरिया है, तो आने वाले समय पे उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। अभी जो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि डिले हुआ है वो भी सेटल हो चुका होगा क्योंकि प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है, लोग रहने लगेंगे तो उसकी तमाम चीज़ें जो है लोगों को यूज करने को मिलेंगी, तो आपको अच्छा वैल्यू भी मिलेगा। यानी कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होने के चांसेस हैं, रेंटल भी आपको अच्छा मिल सकता है अगर रेंटल पे देना पड़ा तो इसमें थोड़ा 1-1.5 साल 2 साल का वेट जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही निकालिए क्योंकि आपका पेनफुल टाइम अब निकल चुका है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें आप लोगों के लिए, जब भी आप घर खरीद रहे हैं आज के समय पे तो एक बात का ध्यान दीजिए, आप सिर्फ जो है ये मत देखिए कि हाँ मैं 2 BHK ले रहा हूँ तो यहाँ पे 2 BHK मिल रहा है ले लेता हूँ कहीं भी, क्योंकि आप सिर्फ 2 BHK अगर देखने जा रहे हैं तो उसका कारपेट देखिए, क्या कारपेट प्रोवाइड किया जा रहा है और जो कारपेट दिया जा रहा है क्या वो यूजफुल है आपके लिए या नहीं। क्योंकि जैसा भी पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो टनल फॉर्म पे है उसमें आप कुछ अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और आज आपने खरीद लिया कि क्योंकि आपके बजट में आ रहा था, पर जब आप रहने जाएंगे तो आपको एक तरीके से बहुत कंजेस्टेड फील होगा। बहुत छोटे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, बहुत छोटे कारपेट में मत जाइए। कम से कम अगर आज की डेट में आपको 2 BHK चाहिए, कोई भी आप लोग खुद सोचिए, आपको 750-800 स्क्वायर फीट का 2 BHK आपकी ज़रूरत होती है पर मिलता नहीं। अगर मिलता भी है तो आपके बजट में नहीं आता, तो आप अमूमन 650 या 700 के अंदर वाले कारपेट को ही प्रेफर कर पाते हैं। लेकिन हमारी सलाह रहेगी यदि आप 2 BHK देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी एक तरीके से समय चल रहा है और अगर आपको 800, 850 या उसके थोड़ा ऊपर 900 के आसपास में 2.5-3 BHK मिल रहा है तो उस तरफ मूव करिए। आपके पास कारपेट ज़्यादा होना चाहिए जिससे कल को अगर कुछ लोग बढ़ें, आपके गेस्ट आएँ या फिर आपको घर से ही बैठ के काम करना पड़े तो उसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस अलॉटेड हो, तो इसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे मॉडल पे आज के समय में पुणे में भी छोटे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या होगी आज के 3-4 साल बाद जब इनका पोजीशन होगा तो मार्केट में सप्लाई ऐसे फ्लैट्स की बढ़ जाएगी और जब आप रहेंगे, क्योंकि अभी तो आप एक तरीके से प्रिजम्पशन में ले रहे हैं कि फ्यूचर में ये बनेगा, ऐसा होगा, आपको सैंपल दिखाया जाता है, ग्लासेस लगे होते हैं और देखने में काफ़ी बड़ा लगता है।
लेकिन वो जब रियलिटी में आएगा उसको देख के लोग रीसेल जो वैल्यू होगी आपको वो नहीं मिलेगी, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, रेंटल यील्ड भले आपका हो जाए। तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिए, जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कारपेट को एक बार समझ लीजिए। और जिस भी डेवलपर के यहाँ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों पे मत जाइए, उसने क्या डिलीवर किया है टाइम पे, ये भी ध्यान दीजिए। अगर डिलीवर किया है तो क्वालिटी क्या दे पाया है, क्योंकि अमूमन लोग थोड़े बड़े फ्लैट अगर मिल रहे हैं और सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे जंप करने की कोशिश करते हैं। रुकिए, जितना ज़्यादा समय आप रिसर्च पे देंगे, उस लोकेशन को समझने पे देंगे, उतना अच्छा आपका निवेश होगा। एक दो जगह जाके मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे और आप अगर अपना पैसा लगा देते हैं, वो काफ़ी मेहनत से आप कमा रहे हैं, वो आपको ही पता होगा, तो इसका ध्यान जरूर रखें। आगे चलते हैं, आतिश जी हैं, इनका सवाल है रेरा अप्रूवल लेआउट में कुछ अलग लेआउट है एंड एक्चुअल सेल में अलग लेआउट दिख रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट करें। देखिए आतिश जी, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो महारेरा के साथ ये है, और महारेरा ही नहीं कहूँगा, जो बाकी स्टेट के भी रेरा हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आखिर जो भी ऑर्डर ये ला रहे हैं उससे रीइंफोर्समेंट कैसे किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए। तो इनके पास कोई टास्क फोर्स अलग से है नहीं, जो पुलिस महकमा है या जो कलेक्ट्रेट है उसी के जरिए जो है प्रेशर क्रिएट किया जाता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाता है जो भी ऑर्डर महारेरा देती है। तो अभी के समय में ये हो रहा है कि ऑलरेडी जो चैनल हैं जिसके थ्रू ये काम कराते हैं या ऑर्डर को अपने इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है कि इनके ऑर्डर को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और इसके चलते होता क्या है, नुकसान बायर का होता है। अब जैसे मान लीजिए कि महारेरा ने ये कहा है कि क्वार्टरली प्रोजेक्ट का अपडेट होना चाहिए। अब ये जो मसला आप बता रहे हैं, ज़्यादातर ये होता है कि कई बार प्लान में जो है अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं समय समय के हिसाब से, क्योंकि लगातार एफएसआई इंक्रीज हो रहा है या कुछ नया बदलाव आ गया, लेआउट चेंज किया, उसकी सैंक्शनिंग भी ले ली, लेकिन महारेरा में वो चीज़ अपडेट नहीं की। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप निवेश करने से पहले डेवलपर से जो एकदम लेटेस्ट अप्रूवल कॉपी है, ब्लूप्रिंट है, लेआउट है, उसे देख लीजिए और उनसे यह भी करिए कि महारेरा पे नहीं दिख रहा है, अगर हो सके तो आप वहाँ पे भी अपडेट करिए, क्योंकि जैसे मैं एक तरीके से नेगेटिव हो गया था और भी लोग नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये सिर्फ कहने के लिए उनको कह दीजिए, लेकिन निर्णय लेने से पहले वो अप्रूव्ड कॉपी चेक जरूर करिए। अगर वो दिख रहा है कि हाँ वैसा ही है जैसा आप खरीदने जा रहे हैं, सेल जो है ब्रोशर के हिसाब से उनके पास सैंक्शनिंग भी है, तब निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 1 मिनट भी मत लगाइए, भले 5 लाख रुपए सस्ता मिल रहा हो या महंगा मिल रहा हो। आगे चलते हैं, सुब्रत समाल जी हैं, इनका सवाल है थैंक यू फॉर द डिटेल्ड वीडियो। मांजरी बुद्रुक ऑल्सो केम अंडर पीएमसी विद वाघोली, सो डू यू थिंक बाइंग प्रॉपर्टी इन मांजरी विल बी गुड चॉइस और नॉट, एज मेन खराड़ी एंड उबाले नगर प्राइस आर स्लाइट हायर साइड। देखिए पहली चीज, जो लोग भी थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन में हों कि जो मांजरी बुद्रुक है वो पीएमसी में आया है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कहा भी जा रहा है, लेकिन मांजरी के 2 पार्ट हैं, मांजरी बुद्रुक और मांजरी खुर्द। यानी कि जो आपका मोड़ामुथा रिवर जा रही है, इस रिवर के जो नॉर्थ साइड का पूरा लोकेशन है, जहाँ पे खराड़ी आपका आ गया, इसके आगे वाघोली भी थोड़ा ओवरलैप करता है, फिर आपका मांजरी का लोकेशन आ जाता है जिसे मांजरी खुर्द के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पेगासस है वीटीपी का, जहाँ पे रिवर ग्रीन है गोदरेज का, जो दोनों लैंड पार्सल है वो सॉलिटेयर का है, उस पर ये दोनों ज्वाइंट एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये खुर्द का है, ये कॉरपोरेशन में नहीं आया है। क्यों मैं इस बात को यहाँ क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ वाघोली का भी जिक्र किया है और खराड़ी का भी जिक्र किया है, और जो मांजरी बुद्रुक का एरिया है उसको खराड़ी और वाघोली से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा लैकिंग क्या है कि जो मांजरी बुद्रुक में डेवलपमेंट चालू है वहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है। आप जेट कॉर्नर के आगे बढ़िए, जब आप केशव नगर से जाते हैं तो पूरा इलीगल प्लॉटिंग कटी हुई है गुंठेवारी में, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से बंगलो बनाए हुए हैं। कई लोगों ने 4 माले 5 माले की बिल्डिंग बना दी है, 1 BHK निकाल दिया, 2 BHK निकाल दिया, उसे रेंटल पे डाल दिया है। अब वहाँ ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, रोड प्रॉपर नहीं है, सीवर लाइन की कुछ व्यवस्था नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की नहीं है, सिक्योरिटी के जो है प्रॉब्लम है। तो महज जो है कॉर्पोरेशन में आ जाने से क्या हो जाएगा, 3-4 साल पहले से तो केशव नगर भी आया हुआ है कॉर्पोरेशन पर, क्या फ़र्क पड़ा है वहाँ पे जाके लोग देख सकते हैं। कूड़े के मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत सुधार जरूर हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपका ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, रोड का प्रॉपर जो वाइडनिंग है नहीं है, जो एक तरीके से गार्बेज बर्निंग है बरसात में छोड़ के, क्योंकि बरसात में आप जला ही नहीं सकते, जलेगा ही नहीं तो नहीं जलता, बाकी समय में आपको गार्बेज बर्निंग भी दिखता है।
तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये बनी रहेंगी आने वाले समय में भी, तो इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप मांजरी बुद्रुक से चीज़ों को समझने की खुर्द से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुर्द जो है अभी कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो रिवर है मुड़ा मूठा रिवर जो है उसके नॉर्थ साइड का सेक्शन जो मांजरी खुर्द के नाम से जाना जाता है वो कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है, मांजरी बुद्रुक है। अगर मान लीजिए वहाँ एक आध दो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड हो भी रहे होंगे तो वो चारों तरफ से इन गुंठेवारी प्रोजेक्ट से घिरे हुए हैं, वहाँ पे मेरी सलाह तो नहीं रहेगी कभी जाना चाहिए। जहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा वहाँ देखिए, या फिर मांजरी बुद्रुक का जो सोलापुर हाईवे से लगा हुआ कुछ सेक्शन है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है और कम से कम आपके पास एक अच्छा खासा अप्रोच रोड है। जो भी एसपी इन्फोसिटी में काम कर रहे हैं, जो भी मगरपट्टा के IT पार्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा खासा वो लोकेशन हो सकता है। आगे चलते हैं और राजकुमार राठौर जी का सवाल लेते हैं। Builder is not demanding further amount even they have completed 15th floor slab. As per agreement, they should have demanded on 10th and 15th floor completion. I spoke with the relationship manager. He was assured me he will be sending both demand letters, but it's almost 1 month now. Still not received demand letter. What should I do in this case? देखिए राजकुमार राठौर जी, तसल्ली लीजिए। पहले तो ये आपके लिए कोई बहुत बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर है, क्योंकि डिमांड अगर नहीं आ रहा है तो आपके एक तरीके से पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है या फिर आपका लोन से डिस्बर्समेंट नहीं जा रहा है। तो यानी कि दोनों केस में आप अगर लोन लिए हुए हैं और डिस्बर्समेंट होना है तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट EMI चालू होगा, वो बच रहा है कुछ समय के लिए। पॉकेट से देंगे तो आपके पास जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, FD आपने करके रखा हो या फिर कहीं सेफ म्यूचुअल फंड में डाल रखा हो, तो वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पेस प्रॉपर चालू है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन रुका नहीं हुआ है, कोई लीगल नोटिस नहीं आई हुई है, प्रॉपर आपको लग रहा है कि समय पे काम चालू है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कहीं पे भी जाके 15 फ्लोर के बाद जाके ऐसा लग रहा है आपको अब यहाँ लेबर नहीं दिख रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो फिर पैनिक होने की ज़रूरत है। फिर उसको जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बार कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे चीज़ें जो है टाइम पे हैं, कंस्ट्रक्शन चालू है और वो डिमांड लेट कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, आपके लिए ये एक तरीके से फ़ायदे की ही बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर कंस्ट्रक्शन रुका हुआ दिख रहा है, ऑन टाइम नहीं है, तो फिर आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करिए। बिल्डर से सबसे पहले इस पर बात करिए, इनके महारेरा पे जाके देखिए कि अगर जो इनका कुछ इस पर लिटिगेशन है क्या। अगर वो टाइप ऑफ लिटिगेशन वहाँ से नहीं पता चलता है तो आप डायरेक्ट डेवलपर से बात करके या फिर लॉयर को जो है बीच में लाके, क्योंकि वहाँ पे आप बुक कर चुके हैं, एग्रीमेंट भी आपका हो चुका, तभी डिस्बर्समेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे सारे जो पेपर हैं प्रोजेक्ट के वो लॉयर देखेगा, चेक कर लेगा, कोई जो लीगल प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पेस ठीक ठाक है, सब कुछ चालू है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं, करण वाधवानी जी हैं, इनका सवाल है, थैंक यू फॉर फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज शेयरिंग फॉर पुणे रियल एस्टेट सेक्टर। आई हैव ए क्वेरी ऑन द प्रोजेक्ट कॉल्ड मेनलो होम्स सिचुएटेड इन फेज 2 हिंजौड़ी लोकेशन. It is behind Tinsel town. I want to understand the future of this location in terms of price appreciation, rental income and more. I have already booked 2 BHK flat in same for personal family use. Require your expert comment and suggestions for the location. Thanks. देखिए करण वाधवानी जी, पहली चीज़ तो ये फेज़ 2 में है, पास में ही जो है इन्फोसिस का कैंपस भी है, और जैसा आपने बताया कि टिंसल टाउन के पीछे प्रोजेक्ट मौजूद है। प्रोजेक्ट के पीछे यानी कि मेनलो होम के जो पीछे अगर आप सेक्शन देखें तो पूरा हिल बैकड्रॉप है, बरसात के समय पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो अगर आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो एक अच्छी बात है कि जब भी आप टेरेस पे जाएंगे या फिर अगर आपका जो बैल्कनी है वो एक तरीके से हिल फेसिंग है तो वो भी आपको एक सुकून देगा। तीसरी चीज़, आपसे आपके प्रोजेक्ट से रोड दूर नहीं है, और मेनलो होम का प्रोजेक्ट साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, 2 बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है, तो ये भी आशा कर सकते हैं कि आपको रीज़नेबल प्राइस में मिला होगा। मेट्रो का काम वहाँ से एक तरीके से चालू हो रहा है, वहीं से आपके मेन रोड से सामने से ही होकर मेट्रो गुजरेगा, जो कि शिवाजी नगर, और फिर वही जो है लाइन आपका आगे भी एक्सटेंड होगा। जैसे नया मेट्रो एक्सटेंशन भी हो रहा है, इसके बारे में भी आपके सामने जो है तमाम वीडियो ले आएंगे। यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको ये जानकारियाँ मिलती रहें। तो प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा है, मेट्रो के आने से कहीं ना कहीं वहाँ पे रेंटल यील्ड भी बढ़ेगा, और आप जो मेन मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे वहाँ से 7-7.5 किलोमीटर के ही अंदर पे हैं। तो मेट्रो के आने से कनेक्टिविटी जो एक लैकुना आता है ईस्ट टू वेस्ट का ट्रैवलिंग का, या पुणे सेंट्रल में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो चीज़, वो कमी भी दूर हो जाती है।
प्रोजेक्ट के पीछे जैसे मैंने आपको बताया हिल बैकड्रॉप है और तमाम जो है कंपनियां, कॉग्निजेंट की बात कर लीजिए, इन्फोसिस का कैंपस देख लीजिए काफ़ी बड़ा है, 100 एकड़ प्लस में फैला हुआ है, तो वो सब पास में होने की वजह से यहाँ पे डिमांड लगातार बना रहेगा। हाँ, जब तक ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, हो सकता है कि आपका रेंटल यील्ड थोड़ा कम आए, लेकिन जैसे ही एक तरीके से पैंडेमिक का एंडेमिक होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा रेंटल में भी, और रहने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपका मेट्रो का काम एक बार 2 साल 2.5 साल में कंप्लीट होगा, तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगला सवाल ले लेते हैं, एपी जी हैं, इनका सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर प्रॉपर्टी इन पुणे, whoever starts his Pune home buying guide, this is the channel to start with. One query from my side, there is a new property launch in Dhanuri as Nyati Era. Your views for the project has not started yet and builder claiming to complete by June 2025. Should we believe in Nyati brand for this commitment? देखिए, पहली चीज़ तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में अच्छी बातें कही और लगातार आप लोगों का प्रोत्साहन और जिस तरीके से आप लोग जुड़े हैं, यही कारण है कि जो हमें लगातार प्रेरित करता है कि नए नए कंटेंट, नई नई जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। अब जो आप कह रहे हैं न्यति एरा प्रोजेक्ट जो धानुरी में आ रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या टाइम पे पोजीशन दे पाएंगे? अभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है और महज 3 साल ही बचा है, जिस तरीके से जून 2025 कहा जा रहा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें समझिए। पहली चीज़, जो महारेरा पे पोजीशन डेट होगा वो जाहिर सी बात है 2025 के आगे ही होगा, क्योंकि उसमें बफर टाइम जुड़ा हुआ होता है। जहाँ तक रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो न्यति काफ़ी लंबे समय से 20+ ईयर से पुणे मार्केट में मौजूद है, इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि समय पर पोजीशन दे दें। लेकिन जो महारेरा का एक्सटेंडेड डेट है उसी पे भरोसा रखिए। प्रोजेक्ट की साइज़ अच्छी है, 7.75 एकड़ का है, यानी कि 7.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। लगभग 18 बिल्डिंग वहाँ पे रहेंगी। इसमें बेसमेंट दिया जा रहा है, पार्किंग रहेगा और उसके ऊपर जो है आपके 13 फ्लोर बनाए जाएंगे। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट दिए जा रहे हैं और एक तरीके से आइडेंटिकल बैल्कनी आपको प्रोवाइड की जा रही है। जहाँ तक आप 2 BHK देखें तो ठीक ठाक साइज जो है 800 के अंदर ही रखा गया है। 760, 770, 780 के आसपास का ही कारपेट एरिया रहने वाला है। मैं यहाँ पे रेरा कारपेट नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बैल्कनी एरिया जुड़ा हुआ है, यानी कि टोटल कारपेट। वहीं अगर आप जो है 3 BHK की बात करेंगे तो उसका साइज़ जो आज के समय में देखने में कम मिलता है वैसा दिया गया है, 1100+ है, 1160 के आसपास जो है 3 BHK का कारपेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम बड़े फ्लैट हैं। न्यति का जो एक तरीके से लेगेसी है वो ठीक ठाक रही है, पुणे मार्केट में इन्होंने डिलीवर किया हुआ है और क्वालिटी ठीक ठाक दी हुई है। कस्टमर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड दिखते हैं, लेकिन सलाह यही रहेगी, जो आपका महारेरा का एक्सटेंडेड पोजीशन डेट दिख रहा है उस पर भरोसा करें, क्योंकि कोई भी जैसे फोर्स मेजर क्लॉज में कोविड को डाला गया पैंडेमिक होने की वजह से, तो उसमें 6-6 महीने का 2 बार एक्सटेंशन मिला, 1 साल एक्सटेंशन मिल गया। हो सकता है कहीं फिर से कोई वेव आए, जिस तरीके से सेकेंड वेव काफ़ी एक तरीके से ड्रास्टिक इम्पैक्ट की थी, तो हो सकता है उसमें भी इनको एक्सटेंशन मिल जाए। इसलिए अभी के हिसाब से जो आपका डेट है पोजीशन का महारेरा पे, उस पर भरोसा करिए और कंस्ट्रक्शन इन हाउस होने की वजह से उस समय पे पोजीशन जरूर आपको मिल जाएगा। बाकी आप एक बार इन्वेंट्री लोकेशन को समझ लें, आप कहाँ पे काम करते हैं, इस हिसाब से अपने पैसों को निवेश करिए। जहाँ कहीं भी हमारी मदद लगे, हमने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जो है आपको क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए आप हम तक अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। बाइंग में कुछ दिक्कत आ रही पहुंचा सकते हैं, जिससे कि 1-to-1 इन पर्सन कंसल्टेशन आपको दिया जा सके। आप सभी को प्रयास कैसा लग रहा है इसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, लोगों के पास भेजें, जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो सके। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।